आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। हम इस तरह के वीडियो में किसी एक टॉपिक को लेकर के उससे 10-15 सवाल जितने भी सवाल बन बन सकते हैं उतने सवालों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है? इस तरह के वीडियो से करने से मतलब है कि अगर आप कहीं से पढ़े हुए हैं चैप्टर को और उसके बाद आपका उस टॉपिक से जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और जितने लगभग क्वेश्चन बनने की संभावना होगी उस टॉपिक से वो सब खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से हम अपना पहला सेगमेंट देखते हैं। है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसका जो संकल्पना जो है वो सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने किया था 1824 में। जोसेफ फोरियर ने किया था। ठीक है? अब ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव है और इसका असर किस प्रकार से इसका असर होता है और इसका प्रभाव धरती पर और इसमें जो जीएस का क्वेश्चन बनता है मेनली कि वो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं जो तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है? और कौन गैसें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, मतलब कौन गैसें सबसे ज़्यादा पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती है या ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर कहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका जो क्रिया होती है मतलब प्रोसेस कैसे होता है। तो ये यहाँ पर मान लेते हैं ये सूर्य है। ठीक है? ये क्या है? सूर्य है जहाँ से हमें विकिरण प्राप्त में। ठीक है? और ये क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है? ये पृथ्वी है। यहाँ पर ये इतने दूर तक पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। ठीक है? यहाँ से सौर ऊर्जा जब आती है तो कुछ किरणें जैसे ओजोन, यहाँ पर ओजोन लेयर है O3। ये पराबैंगनी किरणें जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, पराबैंगनी किरणों को यहाँ पर रोक लेती है। ठीक है? कौन रोकता है? ओजोन। पराबैंगनी किरण को ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है जिससे बहुत सारे मानव में रोग हो जाते हैं। तो इसको यहीं पर रोक लेती है। ठीक है? कौन सी? ओजोन लेयर। उसके बाद बची हुई जो किरणें होती है, कौन कौन सी किरणें और पृथ्वी तक पहुंचती हैं? यहाँ पर दो किरणें पहुंचती हैं, एक अवरक्त किरण। ठीक है? इनका नाम याद रखेंगे, अवरक्त किरण और दृष्टि किरण। ये दोनों किरणें जो हैं पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अब ये जाकर के पृथ्वी को गर्म करती हैं और इससे क्या है, पृथ्वी यहाँ पर गर्म हो जाती है। और जब ये पृथ्वी गर्म हो जाती है तो देखिए, जब ये दृष्टि किरणें और अवरक्त किरणें पृथ्वी पर मतलब धरातल पर जाकर के पहुंचती है तो सबसे पहले ये धरातल को गर्म करती हैं। ठीक है? पृथ्वी का जो धरातल है इसको सबसे पहले गर्म करती हैं। कौन सी किरण? दृष्टि किरण और अवरक्त किरणें इसको गर्म करती हैं। अब ये धरातल गर्म हुआ, धरातल से गर्म होने के बाद इन्हीं से चालन और संवहन द्वारा, ठीक है, चालन और संवहन क्रिया द्वारा आपका वायुमंडल गर्म हो गया। वायुमंडल गर्म हो गया। अभी ये सूर्य के द्वारा गर्मी है, सूर्य के द्वारा ये धरातल गर्म हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब ये पृथ्वी ठंडी होगी। जब पृथ्वी ठंडी होगी तो इसमें से भी ऊष्मा बाहर निकलेगी और जो पृथ्वी से ऊष्मा बाहर निकलेगी वो किस रूप में निकलेगी? अवरक्त किरणों के रूप में निकलेगी, दृष्टि किरणों के रूप में नहीं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी से जो किरणें निकलती हैं वो कौन सी किरणें होती हैं? वो अवरक्त किरणें होती हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है? ये अवरक्त किरणें हैं। अवरक्त किरणें जब ऊपर जाएंगी वायुमंडल में तो वायुमंडल में कुछ गैसें होंगी। यही गैसें, ये जो अवरक्त किरणें हैं इसको बाहर जाने से रोक लेंगी। कुछ तो अवशोषित कर लेंगी और कुछ को वापस फिर धरातल पर वापस भेज देंगी। जो धरातल पर वापस आ करके इस वायुमंडल को अतिरिक्त गर्मी पैदा करती हैं वही जो हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। तो ये जो गैसें हैं ये यहाँ पर वायुमंडल में जो गैसें विद्यमान हैं और जो सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी की अवरक्त किरणों को बाहर जाने से रोकती हैं वही सबसे ज़्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ठीक है? तो अब यहाँ पर कौन कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा होती हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है H2O जिसे कहा जाता है जलवाष्प। ठीक है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती है। उसके बाद इसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जलवाष्प कारण है, उसके बाद CO2 कारण है जिसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है इसमें मेथेन CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, तीसरी गैस है।
और चौथी गैस कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। पांचवी है CFC, इसे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। और छठे नंबर पे आता है ओजोन O3। तो इन 6 गैसों को आप ध्यान से याद रखेंगे और इनका क्रम याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को जो प्रभावित करती है वो जलवाष्प है, उसके बाद CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद जाकर के ओजोन है। ठीक है, एग्जाम में कुछ और बातें याद रखनी है। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी गैसें ओजोन गैसें नहीं है। तो ज़्यादातर गैसें जो हैं H2 जो कि विद्यमान है अपने वायुमंडल में, और आर्गन और SO2, तो ये गैसें आपकी नहीं है। एग्जाम में ये पूछा गया है तो ऑप्शन में यही दिया गया था। तो H2 और आर्गन और SO2 ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। आप इसको याद रखेंगे, फिर बाकी जो ऑप्शन में मिल जाएगा उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसें H2 और आर्गन और SO2 ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आप मीथेन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीथेन, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है कि जो मार्स गैस है इसका स्रोत क्या है? तो इसका सोर्स जो है बायोगैस। बायोगैस जो गोबर की गैस से आप गैस बनाते हैं वो बायोगैस वहाँ से निकलता है जहाँ पर जीवाणुओं का अपघटन होता है। ठीक है, जीवाणु अपघटन पर होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज जहाँ होती हैं, और जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जुगाली करने वाले पशु जो हैं वहाँ पर। और एक और चीज़ आता है जो कि आप देखेंगे ध्यान से कि जहाँ पर धान का खेत, ये भी आपको एग्जाम में बार बार मिल जाता है। पालतू पशु, यही जुगाली करने वाले पशु, इसी को कहते हैं एग्जाम पालतू पशु, ये भी देखने को मिला है। ठीक है, ऑप्शन में। और उसके बाद जैसे कोयले की खनन जहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ पर होता है। आर्द्र भूमियाँ जहाँ पर हैं, दलदल भूमि जहाँ पर है वैसी जगहों पर, दलदली क्षेत्रों पर ये मार्स गैसें मिलती है। मार्स गैस मतलब मेथेन वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम के लिहाज से एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला सेगमेंट है कि भारत के संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक है, अनुसूची के बारे में कौन कौन से किस अनुसूची में क्या क्या है। तो संविधान में अनुसूची है। अगर हम पहली अनुसूची की बात करते हैं तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, ये पहली अनुसूची है। अगर हम दूसरी की बात करते हैं, ठीक है, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं, संवैधानिक प्राधिकारी मतलब होता है, ठीक है, जो भी संवैधानिक प्राधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, भारत के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, और राज्य के विधान सभाओं के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्य विधान परिषदों के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ऐसे लोगों के लिए जो संवैधानिक प्राधिकार है उनके वेतन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखेंगे पहली दूसरी अनुसूची में, ये वेतन के बारे में। ठीक है, अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। ठीक है, क्या है? शपथ का प्रारूप है। और अगर हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का या सीटों का आवंटन हो गया। ठीक है, ये हो गया चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची क्या कहती है? पांचवी अनुसूची में जो SC एंड ST हैं, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके क्षेत्रों के बारे में बात करता है। ठीक है, उनके क्षेत्रों के बारे में इसमें क्षेत्रों के बारे में उन पे कैसे प्रशासन होगा और उनका नियंत्रण कैसे होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रशासन और नियंत्रण। जहाँ पर SC और ST जातियाँ पाई जाती हैं उस क्षेत्रों पर कैसा प्रशासन होगा और उनका कैसा नियंत्रण होगा, ये पांचवी अनुसूची बात करती है। ठीक है, छठी अनुसूची क्या कहती है?
छठी अनुसूची कहती है कि असम, ठीक है, ये याद रखेंगे। राज्य का नाम असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, तो जनजाति मतलब जो तो एसटी जो है जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय जो क्षेत्र हैं इनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, इनके प्रशासन के बारे में उपबंध करना है, ठीक है, प्रशासन उपबंध करना है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे छठी। और सातवीं अनुसूची क्या कहती है, ठीक है, सातवीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र के मध्य, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का आवंटन, और आवंटन किस रूप में किया जाता है, एक संघ सूची के रूप में, ठीक है, और एक राज्य सूची के रूप में। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा सिर्फ, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा सिर्फ, और एक है समवर्ती सूची, इसको याद रखेंगे समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर सेंट्रल एंड स्टेट मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कोई समवर्ती विषय है और उस विषय पर अगर सेंट्रल कानून बनाई है तो राज्य उस कानून को उनका कानून का पालन करेगी, ठीक है। अब आठवीं अनुसूची की बात करते हैं। आठवीं अनुसूची क्या कहता है, आठवीं अनुसूची में भाषा की बात करता है। कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में ली गई हैं, ठीक है। ये मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद कुछ 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, टोटल कितनी हो गई 12 अनुसूचियां। तो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, ठीक है। 9वीं अनुसूची कौन सी है, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, ये 9वीं अनुसूची है। और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो ये अनुसूची को पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, इस अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची क्या करती है, 10वीं अनुसूची में इसे भी बाद में जोड़ा गया है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, ठीक है, दल बदल कानून लाया गया था 10वीं अनुसूची में, और ये है 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां हैं, ठीक है, ठीक है, पंचायती राज लिख लेते हैं याद रखने के लिए, पंचायती राज्य है। और इसकी पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय सम्मिलित हैं इस विषय में, और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1992 में, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया है। उसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करते हैं जो कि अंतिम अनुसूची है, और ये इसमें है नगर पालिका, ठीक है, क्या है, नगर पालिका, और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको भी जोड़ा गया है। और इसमें कितनी विषय हैं टोटल, टोटल 12वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो हैं 18 विषय, ठीक है, इसमें 18 विषय को सम्मिलित किया गया है। तो ये हो गई हमारी अनुसूचियां जो कि याद रखेंगे। देखिए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं कि पहली अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, पहले अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारी जितने हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, जितने हैं संवैधानिक पदों पर जो आश्रित हैं उनका वेतन क्या है। तीसरी अनुसूची में उनका शपथ का प्रारूप क्या है, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेगा, अपने सीजीआई साहब कैसे शपथ लेंगे, वगैरह वगैरह जितने भी संवैधानिक पदों पर हैं, ठीक है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है एससी एंड एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्रों का जो प्रशासन है, ये पांचवी अनुसूची
इसको डिसाइड करती है कि कैसा क्षेत्र और कैसा प्रशासन होगा। छठी अनुसूची क्या बताती है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में एग्जाम में कभी कभी इन राज्यों के नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनमें से 3 राज्य दे दिया जाएगा, एक अलग से राज्य दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में नहीं है। तो आप इन चारों राज्यों का नाम याद रखेंगे, कौन कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसमें जो एसटी है, देखिए ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, केवल एसटी है, एससी नहीं है, यहाँ पर जनजाति है, ठीक है। अ, जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसके बारे में क्या उपबंध करता है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति। इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बड़ा मतलब थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल हो जाता है क्वेश्चन। सातवीं अनुसूची में बात करते हैं। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का आवंटन होता है। तो किस प्रकार होता है? एक संघ सूची में विषय, कुछ विषय डाले गए हैं, कुछ राज्य सूची में डाले गए हैं और कुछ समवर्ती सूची में डाले गए हैं, ठीक है। आठवीं अनुसूची ये भाषा को बताता है, टोटल कितने भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। नवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए है। ये पहले संविधान संशोधन से इसे 1951 में डाला गया, नवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची की थोड़ी सी कहानी अलग है क्योंकि नवीं अनुसूची लाने का मतलब ये था कि एक ऐसा अनुसूची बनाया गया जिसपे जो अपना सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी कोर्ट जो भी नवीं अनुसूची में विषय डाल दिया जाएगा उस पे कभी भी से मतलब वो कभी भी आप उसको लेकर के न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, मतलब आप उसको लेकर के अदालत नहीं जा सकते। इसलिए नवीं अनुसूची लाई गई थी और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन को लाया गया क्योंकि उस समय जमीनों का जो बंटवारा अपने देश में हो रहा था वो सही से नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और कुछ लोग बिना भूमि के थे, तो उन्हें भूमि का बंटवारा करना था। आजादी नई नई मिली थी तो हमें हर चीज को एक दूसरे को समन्वय स्थापित करके चलना था। इसलिए नवीं अनुसूची पहले ही संविधान संशोधन 1951 में लाई गई और इसमें डाल करके ये किया गया कि इसको लेकर के आप अदालत में नहीं जा सकते। लेकिन फिर अदालत इसको रिव्यू करती है और कहती है 24 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 24 अप्रैल 1975 के बाद आप जितना भी विषय नवीं अनुसूची में डालेंगे उसको अदालत रिव्यू कर सकती है। मतलब अदालत ये देखेगी कि इससे किसी का फंडामेंटल राइट्स या किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है या ये वैधानिक रूप से सही है। इसलिए अब ये डेट याद रखेंगे। इसके बाद से इसके पहले जितनी विषय डाली गई थी उसको अदालत में आप लेकर के नहीं जा सकते, ठीक है। दसवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची ये दल बदल कानून बताता है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया। यहाँ पर देखिए कितने सवाल बनते हैं। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। और ये दल बदल कानून किस संविधान संशोधन से आया? 52वें संविधान संशोधन से। और 52वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1985 में। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची पंचायती राज है। पंचायती राज में 29 विषय हैं और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे लाया गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिका है इसमें और इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे भी लाया गया और इसमें 18 विषय हैं, ठीक है।